देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से तनाव के बीच कल मॉकड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की बैठक जारी। राज्यों के साथ गृह सचिव गोविंद मोहन की बैठक। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉकड्रिल होगी। 54 साल बाद कल पूरे देश में मॉकड्रिल होगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है, कल मॉकड्रिल होगा। मॉकड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक चल रही है। बता दें कि राज्यों के साथ गृह सचिव गोविंद मोहन की भी ये बैठक है। 7 मई को यानी कल देश के 244 जिलों में ये मॉकड्रिल होगी। पूरे 54 साल बाद कल देश भर में मॉकड्रिल किया जाएगा। तो सायरन बजने पर आपको क्या करना है और जंग वाले सायरन क्यों बजेंगे, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि जंग वाले जो सायरन बजेंगे और सायरन बजने पर आपको क्या करना है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हमले में खुद को कैसे बचाएं, इसकी ट्रेनिंग होगी। ब्लैकआउट सायरन के साथ मॉकड्रिल किया जाएगा और आपदा जैसे आपात स्थिति हो, तेज आवाज वाली वार्निंग सिस्टम जो है उसको लेकर ये जंग वाले सायरन बजेंगे। जंग वाली सायरनों की आवाज तेज होती है और 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक ये आवाज सुनाई देती है। 120 से 140 डेसिबल की आवाज ये होती है और आवाज में एक साइक्लिक पैटर्न होता है। आवाज धीरे धीरे तेज रहती है, फिर ये घटते जाती है और आपदा जैसे आपात स्थिति को लेकर ये सायरन बजाया जाता है। सायरन बजने पर आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट से में सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और सायरन बजने के दौरान आपको पैनिक नहीं होना है। सायरन बजने पर खुले इलाकों से हट जाना चाहिए और घरों, सुरक्षित इमारतों के अंदर जाना समझदारी होती है। टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। सायरन बजने पर अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। निर्देशों का पालन करना चाहिए। तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। आतंक पर फाइनल वार की यह तैयारी चल रही है। युद्ध का सायरन बजने वाला है। मॉकड्रिल कल किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मॉकड्रिल की यह तैयारी चल रही है। तो लोगों को जंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से सावधान और सतर्क रहना है। 7 मई को एक साथ मॉकड्रिल होगा। युद्ध की स्थिति में कैसे और क्या करें, इसके लिए सबको तैयार किया जा रहा है। हमले से खुद को कैसे बचाएं, ये सेना आपको बताएगी। ब्लैकआउट और सायरन के साथ ये मॉकड्रिल शुरू होगा और आपको बता दें कि नागरिकों और छात्रों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपात स्थिति में कैसे खुद को सुरक्षित रखना है और अपनों को सुरक्षित रखना है। 54 साल बाद युद्ध जैसी तैयारी ये हो रही है और 1971 में ऐसी मॉकड्रिल की गई थी। इसके बाद अब कल ये मॉकड्रिल किया जाएगा। भारत पूरी तरीके से तैयार है और सुरक्षित जगहों पर लोगों को कैसे पहुंचना है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पुख्ता तैयारी हो रही है और सेना की तरफ से लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि जंग में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, पैनिक नहीं होना है। 7 मई को एक साथ ये मॉकड्रिल कई जगहों पर होगी। युद्ध की स्थिति में कैसे और क्या करें, इस पर फोकस होगा। लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि ऐसी स्थिति में पैनिक ना हो। तो मॉकड्रिल की तैयारी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कल ये मॉकड्रिल होगी और बैठकें लगातार हो रही हैं। युद्ध से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल डिफेंस मॉकड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग अब शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर इस मीटिंग में शामिल हैं और रणनीति बनाई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉकड्रिल करने के लिए कहा गया है और इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे।
पाकिस्तान से युद्ध की आशंकाओं के बीच ये तैयारी चल रही है। और देश के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगी। उससे पहले गृह मंत्रालय में ये बैठक जारी है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाई लेवल मीटिंग सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर इसमें शामिल हुए हैं और पूरी तैयारी की जा रही है। और बीकानेर और बाड़मेर से हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। नासिर हमारे साथ जुड़े हैं और राजू माली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर, किस तरीके से लोग तैयार हैं? क्या यहां पर प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है? देखिए, हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो हाथ करने के लिए जनता पूरी तरह से मूड में है। जनता ये चाहती है कि बहुत हो चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से नापाक हरकतें लगातार सालों से होती आ रही है, अब हिंदुस्तान की आवाम उसे बर्दाश्त करने की बिल्कुल मूड में नहीं है। और यही वजह है कि हमारी सरकार भी पूरी मूड में आ चुके हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और इसी का नतीजा है कि मॉक ड्रिल के आदेश जारी हुए हैं, निर्देश जारी हुए हैं मॉक ड्रिल की। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारियां जारी हैं, उन्हें अभी जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तैयार है मॉक ड्रिल के लिए और ये आदेश जारी हुए हैं। और खास बात यह है कि ये मॉक ड्रिल 1971 के बाद, यानी 54 ईयर्स के बाद अब होने जा रही है। 54 साल पहले क्या हुआ था और सन 1971 में भारत पाक युद्ध में किस तरह से माहौल होता था, उसके लिए कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है जो उन्होंने वो जमाना देखा है। हम बात करेंगे। सर, आपने 71 का वॉर देखा है? क्या कहेंगे आप? देखा है। ये क्या होता था उस वक्त? कोई टाइम खड्डे खोद देते, खड्डे में पड़ जाते, और सफेद जो दीवारें थी कहीं भी, सफेद मीनार या मस्जिद, कोई भी सफेद दीवार, तो सबको पीली करती थी। इतना हमारे याद है। लाइटें बंद कर देते थे, लाइटें बंद कर देते थे। साइलेंट बजते थे। जैसे साइलेंट बजते थे, सब घर छोड़ के उन गुफाओं में नीचे चले जाते थे। जो खाई खोलते थे उसके अंदर चले जाते थे। चढ़ना बनता रात को। और बहुत माहौल अजीब तरीके का था। इतना का माहौल रहता था। ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, ये माहौल वापस नहीं आना चाहिए। युद्ध होना नहीं चाहिए। और युद्ध हो तो मोदी जी को आगे आना चाहिए लड़ने के लिए। जनता को आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, हम समझते हैं। तो 71 में हाँ जी, और क्या क्या हुआ? तो यही होता था कि रात के अंदर, रात को कोई भी काटा मत हो, चमका मत हो किसी चीज का, आग वगैरह जलाते, दिन में रोटी कर लेते थे, ऐसे होता था। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर भी नासिर लोग तैयार नजर आ रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। एक बार राजू के पास चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी की जा रही है और लोग कितने तैयार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से ही जो है जिला प्रशासन, पुलिस जो है तैयारी में है। आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र है, ऐसे में जो मॉक ड्रिल होगी उसको संभवतः यहाँ जो आर्मी के ठिकाने हैं, जो जरूरी सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, वहां पर ये मॉक ड्रिल हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर यदि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके बाद गांव वालों की कैसे जान बचाई जाए, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में भी इसको लेकर जो है तैयारियां कल से जो मॉक ड्रिल होगी इसको लेकर देखने को मिलेगी। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज हाई लेवल की मीटिंग है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि ये आखिर मॉक ड्रिल है कहाँ होनी है और उसमें किस तरह की जो है तैयारियां की जानी है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजू तमाम जानकारियों के लिए। नासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और भारत में पत्ता भी खड़कता है तो पाकिस्तान आजकल दहल जाता है। पाकिस्तान से सटे पंजाब के फिरोजपुर छावनी में 30 मिनट तक ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि 1971 के बाद ये पहली बार ब्लैकआउट रिहर्सल हुआ है। वहीं 7 मई को देश के कई राज्यों में ऐसे रिहर्सल होने वाले हैं। कई जगहों पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टी रद्द कर दी गई है। इन सब सामरिक हलचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सामरिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। आज एनएसए अजित डोवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
22 अप्रैल की घटना ने पूरे भारत को किस तरह झकझोरा है, वो आप इन टॉप के नीति निर्धारकों के एक्शन से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सोमवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार खुफिया इनपुट ले रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें जारी हैं। बल्कि राजनाथ सिंह के इस बयान ने जहां देश के लोगों को नया भरोसा दिया है, वहीं पाकिस्तान की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। पहलगाम कांड पर पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश था, उस आक्रोश को राजनाथ सिंह के बयान में आप पढ़ सकते हैं। 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए कितनी मुकम्मल रणनीति बनाई जा रही है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस में 9 मई को होने वाले विक्ट्री डे परेड में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था, लेकिन उन्होंने हालात के मद्देनजर अपनी यात्रा रद्द कर दी। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को उसके किए की सजा दिलाने के लिए ऐसे माहौल में रूस जाना मुनासिब नहीं समझा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हिंदुस्तान की तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची है। जहां एक तरफ हमारे सैनिक रणभूमि में लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे संत जीवन भूमि में लड़ते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पीएम मोदी ने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मिल चुके हैं। इससे पाकिस्तान डरा हुआ है कि सरकार पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भारत पहलगाम के गुनहगारों को ऐसी सजा देगा जो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत लगातार तैयारियों में जुटा है। इसके तहत पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई। वहां 30 मिनट के लिए पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया, जिसमें आम लोगों से भी मदद ली गई। ये भी कहा गया था कि घर के बाहर इन्वर्टर और जनरेटर की लाइट न जलाएं। लोगों ने अपनी लाइट बंद रखी और कैंट में अंधेरा छाया रहा। ਜਦੋਂ ਕਿ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੱਠੀਆਂ ਭੁੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਵੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਸੈਨਾ ਦੇਖੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि भारत के आक्रामक तेवर के बीच गोला बारूद फैक्ट्रियों में अलर्ट कर दिया गया है।
और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने सभी प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान क्यों दिया होगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि भारत में पत्ता भी खड़कता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी सेना का दिल बैठने लगता है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको जैसलमेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर मॉक ड्रिल को लेकर किस तरीके की तैयारी की गई है और लोग कितने तैयार हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। सर मुश्किल तो आ रही है और पहलगाम में जैसे मान लो अपना बंदे भी 27 आदमी बड़ा नुकसान भी किया है पाकिस्तान वालों ने, आतंकवादियों ने। तो अपन मैं उनसे निदा करता हूं कि अपन उनको जवाब देंगे और मैं जैसी लड़ाई हुई तो हम BSF के लिए जवानों के लिए साथ राशन पानी पहुंचाने के लिए और हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे मान लो हमने 1 तारीख से हमारा मान लो भेड़ बकरी का टैंकर रोक दिया है BSF ने, तो बोला कि आप पीछे कर लो, खराब है, अगला बॉर्डर में अपना आतंकवादी आ जाएंगे। तो हमने भी पीछे कर लिया बकरी। तो मान लो यहाँ पे चराने के लिए घास भी नहीं है अब नजदीक, तो बकरियां यही भी मर रही है। क्या घास भी नजदीक है नहीं, बॉर्डर के पास घास भी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कलेक्टर साहब से और जवान BSF से, इस हिसाब से हमारा अनुमति दो 5-7 किलोमीटर तो भेड़ बकरी हम चरा सकें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम पर आतंकी हमले के 3 दिन पहले सीमा पार एक बैठक हुई थी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बैठक में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ फिलिस्तीनी आतंक संगठन हमास भी शामिल हुआ था, यानी हमास के पैटर्न हमले की साजिश बनी थी। देखिए NDTV की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकियों की इस रैली में आप जो काली गाड़ी देख रहे हैं उसके अंदर हमास का कमांडर खालिद कयूमी बैठा हुआ है। खालिद कयूमी जैश के आतंकियों के सुरक्षा घेरे में है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम आतंकियों ने कब, कहां और क्यों ये रैली निकाली और इस आतंक की बारात का पहलगाम आतंकी हमले से क्या रिश्ता है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने मजहब पूछकर 26 लोगों की हत्या कर दी। अब खुलासा हुआ है कि इस दरिंदगी से 3 दिन पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें गाजा और फिलिस्तीन मामले की तुलना कश्मीर से की गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन पर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला आतंकी भारत के खिलाफ भाषण दे रहा है। कुछ समझ पाए आप? पहलगाम में जो हमला हुआ वो लगभग वैसे ही हुआ जैसे हमास ने इजराइल पर किया था। अगर हमास के आतंकियों के हमले का पैटर्न देखें तो वो पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के पैटर्न से
काफी मिलता जुलता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला किया, जहां म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों की संख्या में लोग थे और वहां पर आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। आतंकवादियों ने जो वहां पर लोग थे उनको काफी नजदीक से गोलियां मारी। कई ऐसे लोग थे जिनको घुटनों के बल बिठाया गया, उनकी गर्दन और सिर में गोली मारी और उसके बाद आतंकियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और ऐसे तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये भी बात सामने आई कि यहूदियों को चुन चुनकर वहां पर मारा गया। कुछ ऐसा ही हमला पहलगाम में हुआ। बैसरन में हुए आतंकी कत्लेआम से 3 दिन पहले यानी 19 अप्रैल को पाकिस्तान के बहावलपुर में हमास और लश्कर-ए-तैयबा की एक मीटिंग हुई। ये बैठक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हुई। इसी दिन हमास के आतंकी कमांडर खालिद कयूमी के साथ जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी रऊफ असगर की मीटिंग हुई। दरअसल इसी साल फरवरी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमास, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो 19 अप्रैल तक यानी पहलगाम आतंकी अटैक से ठीक पहले तक लगातार चलता रहा। आप आतंकियों का ये जो काफिला देख रहे हैं, ये फरवरी महीने का बताया जा रहा है। हमास का कमांडर खालिद कयूमी इस खाली गाड़ी में बैठकर मीटिंग में शामिल होने जा रहा है। इस वीडियो में आतंकी संगठन जैश का गाना चल रहा है और गाड़ी पर जैश का झंडा लगा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 5 फरवरी को पीओके में हमास, लश्कर और जैश के आतंकियों की जो सभा हुई, उसमें इस नापाक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया गया। इस रैली में इस गठबंधन को कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रैली में पहलगाम हमले की योजना बनाने वाले आतंकी भी शामिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पीओके में हुई इस बैठक में पहली बार हमास और लश्कर के आतंकी एक साथ दिखे। लश्कर ने हमास के आतंकियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। हमास की ओर से खालिद कयूमी के अलावा और नाही जहीर भी यहाँ मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तल्हा सैफ भी रैली में शामिल था। इस सम्मेलन में करीब 100 के आसपास आतंकी शामिल थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शहीद साबिर स्टेडियम में आयोजित आतंकियों की इस रैली में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आतंकियों ने गीदड़ भभकिया दी और कश्मीर में साजिशों की कस्में भी खाई। और इसके बाद पहलगाम आतंकी हमले में हमास का पैटर्न भी दिखा। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, घुटनों के बल बैठाना, माथे पर गोली मारना और गर्दन में गोली मारना। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अब सोची समझी रणनीति के तहत हमास के रास्ते पर चल रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी एजेंसी ISI की भी पूरी सहमति है। इस बीच NIA पहलगाम आतंकी हमले की जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस समय पूरी जांच 54 रास्तों की पड़ताल पर टिकी हुई है। इसके अलावा उन स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जिनसे कोई जानकारी मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स से NIA को अहम सुराग मिल सकते हैं। गिनने लगेंगे तो हाथ कांपने लगेंगे, लेकिन उस दिन बैसरन घाटी में आतंकियों के हाथ नहीं कांपे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और कुछ लोगों ने आतंकियों के हाथ को मजबूत करने जैसा नापाक काम भी किया। अब NIA सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW को हिरासत में लेकर यही पता कर रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बैसरन के दरिंदों का साथ दिया। पहलगाम हमले को लेकर NIA लगातार जांच कर रही है और जांच के सिलसिले में लगातार पहलगाम थाने में जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और उनसे NIA की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। इनमें वो लोग शामिल हैं जो बैसरन घाटी में हमले के वक्त वहां पर मौजूद थे। इनमें तमाम फोटोग्राफर हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, जिप लाइन वर्कर हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, होटल मालिक हैं। तो इनसे लगातार जो NIA की टीमें हैं वो पहलगाम थाने में ही पूछताछ कर रही हैं और NIA की टीमें यहाँ पर लगातार कैंप कर रही हैं और यहीं पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं। जहाँ पर इसके ठीक पिछले जो बैसरन घाटी है वहाँ पर हमला हुआ था 22 अप्रैल को और बैसरन घाटी के रेडियस में जो 5 किलोमीटर का दायरा है उस दायरे में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उनको NIA की टीम बुलाकर पूछताछ
कर रही है, क्योंकि इस बात का पूरा शक है कि आतंकवादियों की मदद कुछ लोकल लोगों ने की है। इस बीच पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों की तलाश कुल 54 रास्तों पर टिकी हुई है। दरअसल बैसरन घाटी से 54 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इनमें कुछ रास्ते ऊपर की तरफ घने जंगलों और पहाड़ों की तरफ, तो कुछ रास्ते नीचे तराई की ओर जाते हैं। और ये वो रास्ते हैं जो कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जंगल के इन्हीं रास्तों में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जबरदस्त ऑपरेशन जारी है। इस बीच ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार करने के बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें जंगलों में लेकर जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अभी कहीं जंगल में ही हाइडआउट में छिपे हुए हैं। अब तक की जांच और बयानों से पता चला है कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में फायरिंग में केवल 3 आतंकी शामिल थे। बाकी कुछ आतंकी मदद के लिए पीछे थे। बताया जा रहा है कि वो काफी ट्रेंड थे और हमले के पहले टूरिस्ट स्पॉट की पूरी तरह से रेकी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए हमले के पहले पहलगाम के जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनकी रेकी करवाई थी और 3 से 4 टूरिस्ट स्पॉट की रेकी हुई थी, जिसमें हमने नाम बताए थे। बेताब वैली है, एम्यूजमेंट पार्क है, इसके अलावा आरू वैली है, लेकिन वहां पर सुरक्षा बल ज़्यादा था और ये सारे जो स्पॉट है ये नीचे हैं। इसीलिए बैसरन वैली को चुना गया क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एजेंसियों ने खुलासा भी किया है कि हमले में शामिल आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि कुछ पूर्व आतंकियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। आतंकी पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप की ट्रेनिंग पा चुके हैं। आपको ये तो हमने पहले ही बताया है कि पाकिस्तानी आतंकी हासिम मूसा पाकिस्तान में एसएसजी का पैरा कमांडो रहा है। पहलगाम अटैक के पीछे आईएसआई का मकसद कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना बताया जा रहा है।